वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 6, दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990। फर्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स utilization of countries' resources in different development activities in accordance with national priorities। जब देश के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता है देश के विकास के लिए, देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, तो यही कहलाती है इकोनॉमिक प्लानिंग। हमें देश के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है इस प्रकार से कि देश का अधिक से अधिक विकास हो सके नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से। यानी कि हमें रिसोर्सेज कहां पर यूज करने चाहिए, कैसे यूज करने चाहिए, किस जगह उनकी ज्यादा जरूरत है, तो यही प्लानिंग कहलाती है इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन हैज नाउ बीन एबॉलिश्ड। एट प्रेजेंट प्लानिंग कमीशन नहीं है देश में, क्योंकि इसकी जगह ले ली है नीति आयोग ने। नीति आयोग, दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो लॉन्च हुआ था जनवरी 2015 में, टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। नीति आयोग की स्थापना की गई थी इसलिए ताकि देश में जीडीपी को तेजी से बढ़ाया जा सके। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950। प्लानिंग कमीशन, जो कि फिलहाल अब नहीं है, इसकी स्थापना की गई थी 1950 को। एंड फर्स्ट 5-year प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 1951। और पहली पंचवर्षीय योजना भारत में जो बनी थी वो 1951 टू 1956 के लिए थी। ये 5 साल का जो टाइम पीरियड है जिसके लिए प्लानिंग की जाती है ताकि देश के रिसोर्सेज को बेस्ट जगह यूटिलाइज किया जा सके, यही कहलाता है 5-year प्लान। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस। यह प्लान लॉन्च किया गया था प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस की अध्यक्षता में, यानी कि इसके अध्यक्ष थे। नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। भारत में प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये योजनाएं क्यों बनानी पड़ी, और हर देश में बनानी पड़ती हैं, उसका एक ही कारण होता है, टू एक्सेलरेट द पाथ ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि आर्थिक और विकास के लिए हमें जिस पथ की जरूरत है, जो रास्ता हमें चाहिए, वो रास्ता हमें दिख जाए। क्योंकि प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में ही डिसाइड कर लेना कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और ये प्लानिंग की हमें आवश्यकता पड़ी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ताकि देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित किया जा सके। इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए आवश्यकता थी एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बस का नहीं था, कितनी कैपिटल वो लगा सके, इसलिए यहां पर गवर्नमेंट को सहारा देना पड़ा। Hence, the recourse to economic planning। इसलिए हमें आर्थिक योजनाएं बनानी पड़ी। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्लानिंग। इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच देर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। डायरेक्टिव प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी काम करेगा वो प्राइवेट सेक्टर ही करेगा, डिसीजन प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगा। एज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसा कि हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में दिखाई देता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इसे ही बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। एंड मार्केट फोर्सेज, दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई, आर मोर सिग्निफिकेंट। यहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन
डिमांड और सप्लाई के द्वारा किया जाता है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर कंट्रोल होता है प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट सेक्टर का केवल देश के डिफेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही काम होता है, बाकी सारा काम देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर संभालता है। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, जो जस्ट इसका उल्टा है। इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट को खुद आगे आना पड़ता है देश को विकसित बनाने के लिए, देश में विकास करने के लिए। एंड डेवलपमेंट एज इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, और यहां पर विकास किया जाता है जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कंट्रोल होता है पब्लिक सेक्टर का। यहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल काफी कम होता है, ना के बराबर, और अगर रोल होता भी है तो वो केवल सेकेंडरी रोल होता है, या उसे कह सकते हैं सपोर्टिव रोल होता है। यहां पर मेन रोल होगा गवर्नमेंट का, यानी कि पब्लिक सेक्टर का। एंड नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव प्लान। Our plan documents also specify the objectives to be achieved over a period of 20 years. एक तो होती है पंचवर्षीय योजनाएं, एक योजनाएं होती हैं जिसमें अगले 20 साल के लिए प्लानिंग की जाती है। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में इनके बारे में भी देखने को मिलता है। अर्थात देश के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें प्लानिंग की जाती है उसमें 20 ईयर्स के लिए भी प्लान बनाए जाते हैं। दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। तो एक ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें हमें देखने को मिले कि अगले 20 साल में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, यानी किन उद्देश्यों को अचीव करने के लिए हम लोग काम करेंगे, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, तो यही कहलाता है पर्सपेक्टिव प्लान। नेक्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। It is the one in which means of production are owned by the individuals. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी रिसोर्सेज इंडिविजुअल्स के पास होते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास। एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। और यहां पर देश में प्राइवेट सेक्टर ही आर्थिक निर्णय लेता है। किस चीज के बारे में? प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में। कितना प्रोडक्शन करना है, किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सब कहलाते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस, जो कि प्राइवेट सेक्टर खुद लेगा, एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और ये डिसीजंस लेने के लिए उसके जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वो है प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को देखते हुए वो डिसीजन लेता है अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है यूएसए में, यूके और कनाडा में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर का रोल केवल और केवल देश के डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, बाकी सारे के सारे काम प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर ही देश के लिए इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है। अब पढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में, यानी कि विशेषताएं क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। देश के रिसोर्सेज प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं जिन पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के साधन, आर यूज्ड फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहां पर प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है प्रॉफिट को अधिक से अधिक बनाने के लिए। नंबर 3, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज ओनली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। यहां पर सरकार का काम केवल देश की कानून व्यवस्था देखना होगा और देश की रक्षा को देखना होगा। बाकी सारे डिसीजन, सारे काम, सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर ही चलाएगा। नेक्स्ट,
मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के देश के लिए फायदे क्या हैं? नंबर 1, इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट, ये स्वहित को बढ़ावा देता है और स्वहित की वजह से लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। अपने फायदे को देखते हुए जब लोग ज्यादा मेहनत करते हैं तो उससे देश में प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से विकास जल्दी जल्दी होता है देश में, क्योंकि यहां पर जीडीपी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड, यहां पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से हमें दिखाई देगा जीडीपी ग्रोथ। डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसकी कमियां क्या हैं? नंबर 1, इट इग्नोर्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यहां पर सामाजिक हित को नजरअंदाज कर दिया जाता है। समाज के फायदे के लिए काम नहीं होता कोई भी, हर एक बिजनेसमैन अपना फायदा देखता है। नंबर 2, प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच थ्रू हाई प्रॉफिट्स, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, केवल प्रोडक्शन किया जाता है अमीर लोगों को संतुष्ट करने के लिए, ताकि हाई प्रॉफिट कमाया जा सके। नंबर 3, ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में विकास तो देखने को मिलता है लेकिन सामाजिक न्याय देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहां पर समाज को इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट, सोशलिस्ट या कह सकते हैं प्लैन्ड इकोनॉमी। इन दिस सोशल और पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इस अर्थव्यवस्था में सोशल या कह सकते हैं पब्लिक ओनरशिप होती है। दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप, और यह अर्थव्यवस्था होती है ऐसी जिसमें समाज का फायदा देखा जाता है हमेशा। एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और यहां पर देश के लिए आर्थिक निर्णय देश की सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, दैट मीन्स गवर्नमेंट, विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, और यहां पर इनका उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना, सोशल वेलबींग। एग्जाम्पल, रशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये सभी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर समाजवादी व्यवस्था चलती है। फीचर्स ऑफ द सोशलिस्टिक इकोनॉमी। नंबर 1, देयर इज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यहां पर रिसोर्सेज जितने भी होंगे प्रोडक्शन के वो सब गवर्नमेंट के हाथों में होंगे। पब्लिक ओनरशिप मीन्स पब्लिक सेक्टर ओनरशिप, गवर्नमेंट सेक्टर। नंबर 2, सोशल वेलफेयर इज द ऑब्जेक्टिव, यहां पर मेन उद्देश्य है समाज का कल्याण करना, समाज का भला करना। नंबर 3, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यहां पर प्रोडक्शन में गवर्नमेंट सीधे रूप से अपना योगदान देती है, यानी कि इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि देश में क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, किसके लिए बनना चाहिए। मेरिट्स ऑफ प्लैन्ड इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 1, मेन ऑब्जेक्टिव इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहां पर गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है कि सभी की इनकम उनकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। इनकम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए देश के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा अमीर है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। नंबर 2, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, यहां पर सरकार देश का विकास करती है लेकिन सामाजिक न्याय के साथ। नाउ डिमेरिट्स ऑफ प्लैन्ड इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 1, जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स अ स्लो प्रोसेस, यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बढ़ने की स्पीड बहुत कम होती है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन करती है वो डिमांड को देखते हुए नहीं करती, बल्कि समाज के फायदे के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन थोड़ा धीमा होता है देश के अंदर। पॉइंट नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इग्नोर्ड, यहां पर लाभ कमाने का जो सिद्धांत है
उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और ये कमी इसलिए है क्योंकि संस्था चाहे कोई भी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसे जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए प्रॉफिट की आवश्यकता होती है। और यहां पर गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करती, केवल समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करती है। फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ओनरशिप होगी, दोनों ही मिलकर इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे। कुछ चीजें सरकार के हाथ में होंगी और कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होंगी, और कुछ चीजों में दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे कि स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं। हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर के अपने अलग हैं और गवर्नमेंट के अलग हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसमें केवल और केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही काम कर रही है, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसमें केवल अकेला प्राइवेट सेक्टर ही काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों ही सेक्टर्स को महत्व दिया जाता है। हेयर ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद सोशल जस्टिस। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना है, लेकिन सामाजिक न्याय को देखते हुए, सामाजिक फायदे को देखते हुए। एग्जाम्पल, इंडिया और इंडिया के जितने पड़ोसी देश हैं, अधिकतर सभी में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई है। फीचर्स, पॉइंट नंबर 1, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि रिसोर्सेज जितने भी हैं प्रोडक्शन के, आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। रिसोर्सेज प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के पास भी होंगे, एंटरप्रेन्योर्स के पास भी होंगे, और कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास भी होंगे, क्योंकि यहां पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाइल दैट ऑफ द गवर्नमेंट इज सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर का उद्देश्य होगा प्रॉफिट अधिक से अधिक कमाना है, और गवर्नमेंट का उद्देश्य होगा समाज का भला करना है। नंबर 3, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले सिग्निफिकेंट रोल। यहां पर दोनों का ही रोल, यानी दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 1, इट कंबाइंस द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के ही फायदे प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों का रोल है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। नंबर 2, जीडीपी ग्रोथ इज एनकरेज्ड ड्यू टू फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यहां पर काम कर रहा होगा प्रॉफिट के उद्देश्य से, जिसकी वजह से प्रोडक्शन देश में तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स जीडीपी ग्रोथ होगा देश का। एंड नंबर 3, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी इज प्रमोटेड ड्यू टू सोशल वेलफेयर बाय द गवर्नमेंट। और सामाजिक न्याय को देखते हुए सरकार काम कर रही होगी, यानी कि यहां पर समानता का व्यवहार भी होगा, सामाजिक न्याय भी होगा, और साथ में जीडीपी ग्रोथ भी होगा। डिमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट सेक्टर ऑफन इन्फ्लेक्टेड विद करप्शन लीडिंग टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी। यह कह सकते हैं लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। यहां पर अधिकतर गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। दैट मीन्स कहीं भी कोई काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, कहीं कोई भी काम करवाने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने पड़ते हैं कि हमारे कहीं अच्छे संबंध होंगे तभी हमारा काम होगा, बिना अच्छे संबंधों के काम होगा ही नहीं, बिना कॉन्ट्रैक्ट से कहीं काम नहीं होता है। नंबर 2, इट ग्रेजुअली चूजिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में हमें धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज जो हैं वो बेच दी जाएंगी प्राइवेट सेक्टर को। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन प्लैन्ड मार्केट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी।
जिन इकोनॉमीज के बारे में भी आपको पढ़ाया गया, अब यहां पर पढ़ेंगे उसका डिफरेंस। पहले है कंट्रोल्ड, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहा जाता है, जिसमें मेन रोल होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर। दूसरी है फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या इसे बोल सकते हैं मार्केट इकोनॉमी, जिसमें केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर का ही रोल होता है। और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों सेक्टर मिलकर एक साथ काम करते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, यहां पर हमें देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेक्टर्स मिलकर काम करते हैं। यहां पर नियंत्रण होगा पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। पॉइंट नंबर 2, मेन मोटिव इज सोशल वेलफेयर, यहां पर गवर्नमेंट का मकसद होता है समाज का अधिक से अधिक कल्याण करना, सोशल वेलबींग के लिए गवर्नमेंट काम करती है। नेक्स्ट, मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट को अधिक से अधिक बनाने के लिए, और मिक्स्ड में दोनों काम एक साथ होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा विद सोशल वेलफेयर। पॉइंट नंबर 3, द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन, यहां पर कंज्यूमर्स की डिमांड को महत्व नहीं दिया जाता, सरकार जो चाहेगी वही बनाएगी और वही आपको खरीदना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पर आपके पास चॉइस नहीं होगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। कंज्यूमर इज सॉवरेन का मतलब यहां पर कंज्यूमर की डिमांड को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करेगा, और खासकर अमीरों की डिमांड को देखते हुए कि देश में रिच पीपल क्या चाहते हैं, क्योंकि इन्हें प्रॉफिट कमाना है यहां पर। मिक्स्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर इज सॉवरेन बट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंश्योर्स दैट द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, यानी कि यहां पर कंज्यूमर को महत्व तो दिया जाता है, लेकिन राशन की दुकानों के द्वारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत राशन की दुकानें खोली जाती हैं और सरकार जनता तक एसेंशियल कमोडिटीज पहुंचाती है, वो कमोडिटीज जिनको सरकार को लगता है कि जिनके बिना एक आम आदमी की जरूरतें पूरी नहीं होंगी, वो चीजें गवर्नमेंट राशन की दुकान के द्वारा सप्लाई करती है। नंबर 4, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मेक्स प्राइस डिटर्मिनेशन, यहां पर अधिक से अधिक संसाधन गवर्नमेंट के ही पास होंगे और गवर्नमेंट ही करेगी कीमत का निर्धारण, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज कितने की बिकनी चाहिए देश में। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय पीपल एंड मार्केट फोर्सेज डिटरमाइंस प्राइसेस, फ्री इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेज लोगों के पास होंगे और डिमांड और सप्लाई के द्वारा कीमतों का निर्धारण किया जाएगा, यह देखते हुए कि किस वस्तु की मार्केट में डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, उसके आधार पर कीमतें रखी जाएंगी। एंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन, यहां पर दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मार्केट के हिसाब से कीमतों को तय किया जाएगा, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के नियम और कानून भी लागू होंगे, यानी कि यहां पर डिमांड सप्लाई भी देखी जाएगी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होगा। नंबर 5, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट मीन्स प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सरकार करेगी। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहां पर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एंड इन द मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहां पर दोनों मिलकर काम करते हैं एक साथ। कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथों में होंगी और कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के पास होंगी, और कुछ क्षेत्रों में दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हर प्लान में पाए जाते हैं। फिलहाल हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में 14th प्लान चल रहा है, यानी कि आज़ादी से लेकर अब तक हम लोग 13 प्लान्स पूरे कर चुके हैं।
दैट मीन्स देश में 13 टाइम्स पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। इसके बीच में कुछ एनुअल प्लान्स भी आए, लेकिन फिलहाल चल रहा है 14th 5-year प्लान। तो इन सभी प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सभी प्लान्स से आते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स किसी एक पर्टिकुलर प्लान से संबंधित नहीं है। नंबर 1, जीडीपी ग्रोथ। इट इंप्लाइज डिस्कवरी ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज इन द कंट्री दैट इंक्रीजेज रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री एंड डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दैट एनहेंसेज प्रोडक्टिविटी और आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। संसाधनों का आधार मजबूत बनाने के लिए हमें देश में खोज करनी है अधिक से अधिक रिसोर्सेज की, अधिक से अधिक संसाधनों की हमें खोज करनी है, और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, ताकि प्रोडक्शन तेजी के साथ हो। और पूरी इकोनॉमी का ही प्रोडक्शन कहलाता है जीडीपी। तो पर यूनिट ऑफ इनपुट को देखते हुए हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, यानी कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है रियल जीडीपी का बढ़ना, वो भी एक लंबे समय तक। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब जो जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पर मेजर की जाती है, जिससे सही मायने में पता चलता है कि इकोनॉमी डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही है। और रियल जीडीपी बढ़ना चाहिए लंबे समय तक, कई वर्षों तक। पॉइंट नंबर 2, मॉडर्नाइजेशन। इट रिफर्स टू अपग्रेडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एग्जाम्पल, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें HYV टेक्नोलॉजी को अपनाया गया था, जिसमें बेहतरीन किस्म के बीजों की खोज की गई थी ताकि देश में फसल अच्छी पैदा हो सके। उसी को नाम दिया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। सेम ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया देश के अंदर। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, औरतों को वही अधिकार दिए गए जो आदमियों के पास हैं। और यही कारण है कि आज के टाइम में हर क्षेत्र में औरतें काम कर रही हैं, जिन क्षेत्रों में औरतें पहले काम नहीं किया करती थी, चाहे वो एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, हर क्षेत्र में उनको रिजर्वेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। इट मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, यानी कि हमें उन्हीं गुड्स पर डिपेंड रहना है जो देश के अंदर बनते हैं। हमें इंपोर्ट कम से कम करना चाहिए, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स, एंड अवॉइडिंग इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। खासकर अनाज के मामले में हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, वरना हमें बाकी की दुनिया के प्रेशर में काम करना पड़ता है, यानी कि वही पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती हैं जो पॉलिसीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चाहता है। पॉइंट नंबर 4, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हैं इक्विटी। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि जब देश में विकास होगा तो उसका फायदा समाज के हर वर्ग को मिलना चाहिए, सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम्स इक्विटेबल, ताकि हर व्यक्ति के पास इनकम पहुंचे उसकी क्षमताओं के मुताबिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश में अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। अगर किसी भी इंसान में क्षमता है तो उसकी क्षमता के मुताबिक उसको पैसा मिलना चाहिए। रिसोर्सेज इस प्रकार से यूज किए जाएंगे देश के अंदर जिससे कि समाज में हर सेक्शन को उसका फायदा मिले। द इनकम ऑफ द पीपल शुड बी proportionate to the qualification and skills of the different individuals in the society। लोगों की इनकम उनकी क्वालिफिकेशंस और स्किल्स के ऊपर आधार पर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वुड मीन एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट्स द सेम शेयर इन द कंट्रीज नेशनल इनकम, यानी कि जब देश में हमें देखने को मिले
कि हर व्यक्ति की इनकम बिल्कुल इक्वल है, इट वुड इंप्लाई अ सिचुएशन व्हेन अ डॉक्टर गेट्स द सेम सैलरी एज अ क्लर्क इन द हॉस्पिटल। यानी कि हॉस्पिटल में जितनी सैलरी डॉक्टर की है उतनी ही सैलरी क्लर्क की भी है। इसे बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और ऐसा नहीं होना चाहिए। नो सोसाइटी वुड सीक अ सिचुएशन लाइक दिस। किसी भी समाज में इस प्रकार की स्थिति को सहन नहीं किया जा सकता कि जितनी तनख्वाह डॉक्टर की है उतनी तनख्वाह चपरासी की है, उतनी तनख्वाह क्लर्क की है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू अ सिचुएशन विच डिफरेंसेज इन इनकम आर अलाउड बट ओनली विद इन लिमिट्स। यानी कि लोगों की तनख्वाह में, उनकी सैलरी में, इनकम में अंतर होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट के अंतर्गत, लिमिट से ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में डॉक्टर को मिल रहे हैं 2 लाख रुपए पर मंथ, क्लर्क को मिल रहे हैं 40,000 पर मंथ, पियोन को मिल रहे हैं 25,000 पर मंथ। तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर तनख्वाह में अंतर तो है, लेकिन वो क्वालिफिकेशंस के आधार पर है, स्किल्स के आधार पर है। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी को और अमीर बनाया जा रहा है और गरीब आदमी को और गरीब बनाया जा रहा है। तो यही कहलाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग शॉर्ट पीरियड गोल्स के बारे में, या शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं इनको। और यह केवल आपको दिखाया जा रहा है जस्ट फॉर रेफरेंस, यानी कि ये टॉपिक आपको याद नहीं करने हैं, केवल एक बार रीडिंग लगा के समझने जरूर है। पहला प्लान था अप्रैल 1, 1951 टू 31 मार्च 1956। ये पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसका शॉर्ट पीरियड गोल यानी 5 वर्षों के लिए लक्ष्य बनाया गया था कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाना है एग्रीकल्चर में। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन से जो इनकम पैदा होगी वो सभी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ। सेम ऐसी सेकंड प्लान था अप्रैल 1, 1956 टू 31 मार्च 1961। इसका उद्देश्य था इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। थर्ड प्लान था अप्रैल 1, 1961 टू मार्च 31, 1966, जिसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। नंबर 2, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड नंबर 3, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। इसके बाद 3 आए थे एनुअल प्लान्स। एनुअल प्लान का मतलब 1 साल का प्लान, जिसमें पहला प्लान था अप्रैल 1, 1966 टू 1967, उसके बाद 67 टू 68, और थर्ड प्लान था 68 टू 69। फिर आया फोर्थ प्लान। फोर्थ प्लान का टाइम पीरियड था 1969 टू 1974। इसका ऑब्जेक्टिव था एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि विकास तेजी से करना है देश में और कीमतों को स्थिर रखना है। फिफ्थ प्लान का टाइम पीरियड था अप्रैल 1, 1974 टू 31 मार्च 1979। ऑब्जेक्टिव रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स विद अ फोकस ऑन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देश में लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बनाना है और खासकर जो पिछड़े हुए लोग हैं। उसके बाद फिर आए एनुअल प्लान 1979 टू 1980। फिर आया सिक्स्थ प्लान अप्रैल 1, 1982 टू 31 मार्च 1985। इसका उद्देश्य था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देन सेवेंथ प्लान अप्रैल 1, 1985 टू मार्च 31, 1990। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर 2 इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। उसके बाद फिर 2 एनुअल प्लान्स आए 1-1 साल के, अप्रैल 1, 1990 टू 91 और अगला 91 टू 31 मार्च 1992। इसके बाद आया फिर 8th प्लान
जिसका टाइम पीरियड था अप्रैल 1 1992 से लेकर मार्च 31 1997। इसके उद्देश्य थे, पॉइंट नंबर 1, fuller utilization of manpower by the turn of the century. That means generation of adequate employment opportunities. देश में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करना, यानी कि सेंचुरी के एंड तक देश में हर व्यक्ति के पास काम होना चाहिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एंड पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर 9th प्लान आया अप्रैल 1 1997 टू मार्च 31 2002, जिसका उद्देश्य था एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी एंड चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देन 10th प्लान अप्रैल 1 2002 टू मार्च 31 2007। इसका उद्देश्य था, पॉइंट नंबर 1, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ through better health and educational facilities and improved levels of consumption. Point number 2, reduction in inequalities through inclusive growth. इसके बाद 11th प्लान, जिसका टाइम पीरियड था अप्रैल 1 2007 टू मार्च 31 2012। इसका उद्देश्य था मल्टीपल टारगेट्स कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ बट ऑल्सो पॉवर्टी रिडक्शन, यानी हमें विकास ही नहीं करना है बल्कि देश में गरीबी भी दूर करनी है। नंबर 2, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। नंबर 3, स्ट्रेटेजी ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी अगली हरित क्रांति के लिए हमें रणनीति बनानी है। नंबर 4, जनरेशन हाई क्वालिटी ऑफ जॉब। एंड नंबर 5, protection of environment. Then 12th plan from April 1st 2012 to March 31st 2017। इसका उद्देश्य था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और लास्ट प्लान जो भी हमने कंप्लीट किया है 13th प्लान अप्रैल 1 2017 से लेकर ये था मार्च 31 2022 तक। और इसके बाद फिलहाल चल रहा है 14th प्लान, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1 अप्रैल 2022 से 2027 तक। 13th प्लान का उद्देश्य क्या था? मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मिंग पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजिंग द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, प्रमोटिंग इनोवेटिव ड्राइवन डेवलपमेंट, एक्सेलरेटिंग एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, promoting coordinated development, strengthening ecological constitution, safeguarding and improving people's livelihoods and promoting pro-poor development। तो ये थे हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स। इसके बाद पढ़ेंगे कि हमने इन गोल्स से अचीव क्या किया। इन गोल्स से हमने प्राप्त किया था, पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी कि हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ गई इन प्लानिंग्स की वजह से। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान वाज 4.6%। पहले प्लान में हमारी नेशनल इनकम में जो ग्रोथ हुआ था वो 4.6% हुआ था, बल्कि टारगेट था केवल 2.1% का। तो काफी अच्छा यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिली इकोनॉमी में हमें, क्योंकि दुगने से भी ज्यादा हमने टारगेट अचीव किया। प्रायर पहले क्या हुआ करता था? इट वॉज जस्ट 0.5%। पहले यह केवल 0.5% हुआ करता था ग्रोथ रेट, विच वॉज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में तरक्की रुक चुकी थी और डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। इन द 12th प्लान 6.7% नेशनल इनकम में ग्रोथ देखने को मिला था। 12वें प्लान में 6.7%, टारगेट था 8% का। सेकेंड अचीवमेंट, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। 5-year plans have contributed to the development of agriculture। 5-year plans की वजह से कृषि में काफी सुधार देखने को मिला, लैंड रिफॉर्म्स की वजह से और थ्रू इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसके बारे में डिटेल में
आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं और किस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किए गए देश में कृषि को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। 5 ईयर प्लान्स की वजह से देश में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने जन्म लिया, जिसके अंतर्गत देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यानी कि इंडस्ट्रीज में जो उत्पादन होता है उसका जो ग्रोथ रेट था, ये एवरेज रेट हमें दिया हुआ है 7% पर एनम, यानी कि हर साल लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई प्रोडक्शन में। इन द 11th प्लान इट वाज 7.2%। 11th प्लान में बढ़ोतरी जो हुई थी, ग्रोथ रेट जो था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो 7.2% था। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैव सब्सटेंशियली ग्रोन टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। और देश में इतने कंज्यूमर गुड्स पैदा होने लगे थे कि हम लोग बन गए थे आत्मनिर्भर। अब हमें दूसरे देशों पर कम से कम कंज्यूमर गुड्स के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ता। इंडियन इकोनॉमी इज नाउ रैंक्ड एज द 6th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और फिलहाल हमारी अर्थव्यवस्था 6वें नंबर पर आ चुकी है, जो पहले बहुत ज्यादा पीछे हुआ करती थी। पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 5 ईयर प्लान की वजह से आर्थिक ढांचा भी देश का काफी हद तक बदल चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 प्रकार का होता है, एक इकोनॉमिक और दूसरा सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज, पावर जनरेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज एटसेट्रा। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हेल्थ एंड इंश्योरेंस। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इट रिफर्स टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, irrigation facilities and power generation capacity, banking and insurance facilities are the key elements of infrastructure. During planning, Indian Railway has become one of the world's largest railway networks. ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए हमारे देश का जो रेलवे है वो पूरे वर्ल्ड में काफी बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी विच वॉज 2300 मेगावाट इन 1950-51 increased to 3,30,861 मेगावाट इन 2017। 1950-51 में बिजली देश में पैदा हुआ करती थी केवल 2300 मेगावाट, और 2017 में जो इसका आंकड़ा था, जो डेटा था, वो प्रोडक्शन का डेटा था 3,30,861। इससे अंदाजा लग जाता है कि बिजली का प्रोडक्शन यानी कि पावर जनरेशन कैपेसिटी देश में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। एंड ऑल्सो रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हमारे देश ने क्रांतिकारी विकास करके दिखाया है, जिसकी वजह से इंडिया का बहुत ज्यादा नाम है पूरे विश्व में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंडिया का बहुत ज्यादा नाम है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आता है हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। डेथ रेट हैज केम डाउन टू 6.4 per 1000 in 2016, which was 27 per 1000 in 1951। यानी कि पहले हमारे देश में 1000 में से हर साल 27 लोग मर जाया करते थे, अब केवल यह आंकड़ा आ गया है 6.4 पर लगभग, यानी कि अब 1000 में से हर साल 6 या 7 लोग ही मरते हैं। ऐसा क्यों हुआ? हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज की वजह से। हेल्थ फैसिलिटीज पहले से बेटर हो चुकी हैं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज राइजन फ्रॉम 32 ईयर्स टू 69.5 ईयर्स। जहां पहले एक व्यक्ति की एवरेज एज केवल 32 साल हुआ करती थी, अब वो लगभग 70 साल के आसपास पहुंच गई है। एज रिगार्ड्स एजुकेशनल फैसिलिटीज, और अगर बात करें एजुकेशन की, द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज्ड 3-fold। स्कूल जाने वाले बच्चे पहले से 3 गुना हो गए हैं, एंड दैट ऑफ कॉलेजिएट 5-fold सिंस 1951। और कॉलेज जाने वाले बच्चे 5 गुना बढ़ गए हैं पहले से। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इंटरनेशनल ट्रेड।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमने क्या पाया 5 ईयर प्लान्स की वजह से? इन 1948-49 द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज ₹792 करोड़। आज़ादी के बाद 1948-49 में हमारे देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टोटल वो केवल 792 करोड़ रुपीस था। इट इंक्रीज टू, और अभी कितना हो चुका है? 40,31,719। और ये डेटा भी 2016-17 का है, यानी फिलहाल अगर देखेंगे तो इससे भी कहीं ज्यादा हमें देखने को मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमने काफी कुछ अचीव किया है। पहले 1,000 भी नहीं था और अभी ये पहुंच चुका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 40 लाख करोड़ से ऊपर। बिफोर प्लानिंग वी वर एक्सपोर्टिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आजादी से पहले यानी प्लानिंग पीरियड से पहले हम लोग केवल प्राइमरी प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट किया करते थे, यानी कि रॉ मटेरियल। बट नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स एंड मेनी मोर। और आज की डेट में हम लोग मशीनें भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और तो पता नहीं क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जिसमें इंडिया नंबर 1 है एक्सपोर्ट करने में, जिनके बारे में पढ़ेंगे भी आगे। फिर पढ़ते हैं फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, यानी किन किन क्षेत्रों में हम लोग असफल हुए इतने वर्षों की प्लानिंग के बाद भी। पॉइंट नंबर 1, गरीबी खत्म नहीं हुई, एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि हद से ज्यादा गरीबी। इन इंडिया 21.9% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन विच इज नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड। भारत में लगभग 22% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं और ये पूरी दुनिया का 50% है, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में जितने गरीब लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, अकेले भारत में उतने ही हैं। तो ये हमारी असफलता है। नंबर 2, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। फर्स्ट प्लान इज द ओनली एक्सेप्शन, केवल पहला ही प्लान अपवाद था। व्हेन प्राइस लेवल स्लाइडेड डाउन, जिसमें हमें कीमतों का स्तर गिरता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद तो लगातार महंगाई रुकी ही नहीं। इन ऑल अदर प्लान्स द प्राइस रिकॉर्डेड अ स्टीप राइज, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ी है कीमतें। ऑल्सो इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स हैव टेंडेड टू राइज, और गरीबी और अमीरी के बीच भी अंतर बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत से लोग ऐसे हैं देश में जिनके पास सब कुछ है और बहुत से लोग ऐसे हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, यह भी हमारी सफलता है कि देश में रोजगार की बहुत भारी मात्रा में कमी है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान 53 लाख पर्सन्स वर अनएम्प्लॉयड। पहले प्लान के बाद देखा गया था देश में कि 53 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास काम नहीं था। दिस नंबर रोज टू ओवर 4 करोड़ एट द एंड ऑफ 11th प्लान, और 11th प्लान के एंड में यह संख्या पहुंच गई 4 करोड़ तक, जिसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि हमारे देश में जो बेरोजगारी थी वो फर्स्ट प्लान को देखते हुए अब जो है वो लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है बेरोजगारी। दिस इज इमर्जिंग टू बी अ सीरियस कॉज ऑफ सोशल अनरेस्ट। सामाजिक अशांति का ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, बेकार के आंदोलनों में हिस्सा लेंगे। ऐसे आंदोलन जिससे कि देश का भला नहीं होगा बल्कि उनका खुद का भला होगा, क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं है। तो पैसा कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसकी वजह से समाज में अशांति पैदा होती है। दैट मीन्स सोशल अनरेस्ट एंड थ्रेटनिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और इसी वजह से विकास के पथ में रुकावटें पैदा होती हैं। जिस हिसाब से देश का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। एक्चुअल ग्रोथ हैज फेल्ड टू मैच द टारगेट्स ऑफ ग्रोथ, पर्टिकुलरली पावर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि पहले देश में केवल 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ करती थी और अब तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।
क्योंकि जिस हिसाब से पावर जनरेशन की आवश्यकता है देश में, फिलहाल जो पावर जनरेट हो रही है वो कम है। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5, skewed distribution. Widening economic and social inequality has compared the government to of the reservation in jobs to the economically and socially weaker section of the society. देश में अमीरी और गरीबी के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। यहां तक कि जो समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो बहुत आगे निकल चुके हैं और कुछ वर्ग बहुत ज्यादा पीछे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जॉब्स में, कॉलेजेस में, हर जगह रिजर्वेशन लगाने पड़ते हैं ताकि जो पिछड़े हुए लोग हैं देश में उनको भी आगे लाया जाए। ये क्यों करना पड़ता है गवर्नमेंट को रिजर्वेशन? केवल स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। क्योंकि देश में जब इनकम पैदा होती है तो वो इनकम या तो अमीर लोगों के पास जा रही है अधिक से अधिक, या फिर उस सेक्शन के पास जा रही है जो सेक्शन पहले से ही समृद्ध है, और पिछड़े हुए लोग और ज्यादा पिछड़ते जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती। क्योंकि देश का विकास केवल तभी हो सकता है जब हर क्षेत्र, हर समाज के लोग, चाहे वो पिछड़े हो या उच्च वर्ग के लोग हों, सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट टीम ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्सपर्ट टीम के मुताबिक यह कहा गया था कि द इंप्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट हैव बीन प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। यानी कि भारत में सबसे बड़ी कमी यह है कि जिस हिसाब से प्लान बनाए जाते हैं देश में, उस हिसाब से उनको लागू नहीं किया जाता। और अगर लागू कर भी दिए मान लो, तो उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है कि जिस उद्देश्य के लिए वो प्लान बनाया गया था वो उद्देश्य उससे अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। जिसकी वजह से इतनी सारी पंचवर्षीय योजनाएं बनने के बाद भी हमारा देश काफी क्षेत्रों में असफल रहा। यहां पर एंड होता है आपका आज फर्स्ट सेशन इस चैप्टर का। बाकी चैप्टर में भी कुछ और भी हमें चीजें करनी है जो नेक्स्ट सेशन में आपको कराई जाएंगी। तब तक वीडियोस को लगातार देखिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।